नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रुति पांडे और आप देख रहे हैं B1 न्यूज़। 27 सितंबर यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज हमारे साथ मौजूद है शरद दवे, जो कि टूरिज्म एक्सपर्ट है और जिन्होंने उसमें गोल्ड मेडलिस्ट की प्राप्ति की है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मैं मेरी बात आप सबको बताऊँ। मैं मास्टर इन टूरिज़म मैनेजमेंट की एग्ज़ाम मैंने 55 इयर्स की एज में पास की और यूनिवर्सिटी फर्स्ट था और मुझे गोल्ड मेडल भी उसमें मिला है। 27 सितंबर इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड टूरिज़म डे। It is decided by United Nations World Tourism Organization. It was recognized in the year 1970, but actually this activity started from the year 1980 only. This year, this World Tourism Day will celebrate at Indonesia only, at Bali city. Bali is a very beautiful place. Nearby this Indonesia, very attraction is there. So many tourism points are there. Everyone like to go at there. सर, आपने while we were interacting आपने बताया था कि आपने बहुत सारी फॉरेन प्लेसेस पे भी विजिट की है। तो आप अपनी उस जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। मैं बताऊँ उसके पहले मैं बात करूँ। ये जो आज वहाँ बाली में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वहाँ सभी 160 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव करीबन वहाँ इकट्ठे होंगे एंड दे विल डिस्कस। वहाँ बात करेंगे वहाँ जो कोई टूरिज़्म रिस्पेक्टिव कंट्री में कोई टूरिज़्म प्लेस नया बना हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बना हुआ है, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो और they will discuss at there and respective country will present the paper and motto behind this conference is to create the friendly relationship between the countries. अभी हम जो बात करने जा रहे हैं तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो है जाने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि दे विल नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। ऐसा है। आपने बताया था कि आज बाली में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसमें कितने मेंबर्स होने वाले हैं? करीबन ऑफलाइन वहाँ जो प्रेजेंट होंगे करीबन 160 कंट्रीज़ के मेंबर वहाँ जाएंगे। जो कंट्री के मेंबर वहाँ नहीं जाएंगे वो ऑनलाइन वहाँ सेलिब्रेट करेंगे उनके रिस्पेक्टिव कंट्री में, और दे विल एडवर्टाइज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड टूरिज़म डे, और वहाँ उनके कंट्री में किस तरह से ये टूरिज़म को बढ़ावा देने का वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरे में बात कर दूँ, हम जो फॉरेन जाते हैं इट इज़ ए आउटबाउंड टूरिज़म, और इंडिया मीन्स के हमारे होम कंट्री में जो लोग आते हैं उनको हम इनबाउंड टूरिज़म कहते हैं। वन है आउटबाउंड टूरिज़म एंड अनदर इज़ इनबाउंड टूरिज़म। और रिस्पेक्टिव कंट्री का इंटरेस्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनबाउंड टूरिज़म आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट मिलता है। जो कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिलती है वो कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कहने के मतलब टूरिज़म इज़ नॉट ए स्मॉल एक्टिविटी, थोड़ी छोटी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि टूर ऑपरेटर जो बुकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि टूर ऑपरेटर के साथ होटल इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री, एयरलाइंस, ये सब जो है ये मिली जुली जो है, बस है, क्रूज सर्विसेज जो है, इंश्योरेंस है, फिर फिल्म इंडस्ट्री है, सभी जो इंडस्ट्री है इज़ एसोसिएटेड विद द टूरिज़म ओनली। जो टूरिज़म नहीं है तो हमने देखा है कि कश्मीर में क्या हो गया और वहाँ क्या सिचुएशन थी, बराबर, तो वो भी समझना चाहिए। अभी कोरोना के अंदर एक्टिविटी बंद हो गई थी टूरिज़म की, तो सो मैनी पीपल सफ़र्स, और टूर ऑपरेटर जो है उन्होंने बिज़नेस उनका जो है वो भी चेंज कर दिया था। तो हम सोचते हैं कि अभी 2019 और 2020 के बीच वाला जो समय था उसमें दे हैव सफर्ड लॉट। तो अभी हम होपफुल है कि टूर ऑपरेटर विल अर्न समथिंग आफ्टर दिस दिवाली।
अभी ये जो कोरोना की वजह से जो उन लोगों को लॉस हुआ है, उसके लिए रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को क्या करने का है, तो कुछ सब्सिडी देना चाहिए उनके बिजनेस के अंदर, टैक्स रिलीफ देना चाहिए, तो वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और हम कुछ न कुछ करते तो हम सोचते हैं कि भाई सिर्फ यही हब स्टेशन है हमारा, ये पर्टिकुलर टूरिज़्म का पर्टिकुलर ये इंडस्ट्री जो है वो हब बन गया। ऐसा नहीं है, सो मेनी टाइप्स ऑफ टूरिज़्म एक्टिविटी, उसके ऊपर हम सिक्का नहीं लगा सकते कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टूरिज़्म के लिए अंदर से कुछ होना चाहिए कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, आई वॉन्ट टू सी समथिंग, मुझे बाहर की दुनिया देखने की है, उसको हम टूरिज़्म बोलते हैं। बाकी सिर्फ स्पॉट है, कोई वर्ल्ड कप मैच कोई चल रही है और वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया XYZ कंट्री, तो उसको मैं ये टूरिज़्म एक्टिविटी नहीं बोल सकता। वो सिर्फ हमारे इंटरेस्ट देख के हम चले आए वापस, तो वो टूरिज़्म एक्टिविटी नहीं है। स्मार्ट सिटी की पहले तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्मार्ट सिटी। हर जो सिटी है इंडिया के अंदर, उनमें वो सब पॉलिटिकल आदमी जो है वो अलग अलग तरीके से लेते हैं और क्लैरिटी उसमें कुछ नहीं है। अभी पर्टिकुलर कोई सिटी की हम बात करते हैं, वहाँ कोई पॉइंट का डेवलप कर दिया और रोड रास्ता बना दिया, थोड़ा कुछ लाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट कर दिया, तो उसको मैं खुद स्मार्ट सिटी की नहीं बोल सकता। और स्मार्ट सिटी के अंदर क्या है कि पहले तो कोई नेगेटिविटी जो है वो दूर होनी चाहिए, दूर करेंगे तो पॉजिटिविटी की बाद में देखा जाएगा, नहीं तो वो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। सो मैनी नेगेटिविटीज़ आर देयर। और स्मार्ट सिटी के अंदर क्लैरिटी है तो फॉरेन से कोई टूरिज़्म जो है, टूरिस्ट लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करने के, उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कुछ होता है कि ये बढ़िया सिटी है, चलो अभी सूरत का डेवलपमेंट हो गया, इंदौर नंबर 1 है इंडिया के अंदर अभी, तो दे विल अट्रैक्ट डेफिनेटली सूरत और वहाँ इंदौर जाएंगे कि स्मार्ट सिटी के लिए। और जितना स्मार्ट सिटी बढ़िया तो टूरिज़्म एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके सर, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में लोग इंडिया की ही सिटीज़ को ज़्यादा घूमते नहीं है, बट वो लोग फॉरेन घूमने ज़्यादा जाते हैं, और फॉरेन में जो लोग हैं वो इंडिया घूमना पसंद नहीं करते, तो उसके ऊपर का कोई ख़ास रीज़न? तो हम जो है कि टूरिज़्म प्रेमी है, तो हमने ये सब इंडिया में तो देख लिया, ऐसा समझेगा ये जो है इंडिया के अंदर विद इन इंडिया, वो आज और कल वो तो देख लेंगे, लेकिन ये जो उम्र है ना वो घूमने की है, तो हमारा इंटेंशन फॉरेन का ही रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा फॉरेन जाते हैं सब। तो प्रेफरेंस जो है हम सबका फर्स्ट यूरोप का है, और उसमें पेरिस और स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा है, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, वो छोटे छोटे कंट्री है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। हमारा जो हम वहाँ घूमने के लिए गए तो हमने देखा वहाँ ये जो भूंड लोग जो है, तो भूंड की बस्ती वहाँ ज़्यादा है, तो हमने रोड के ऊपर एक भी भूंड नहीं देखा है बरा। तो वहाँ किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो वैसा कंट्रोल इंडिया में ये गाय भैंस ये सब पशु है, उनका ये बाय वन और अनदर वे कंट्रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो टूरिस्ट के माइंड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा। और दूसरा, हम क्यों फॉरेन में जाते हैं कि वहाँ जो डिसिप्लिन जो है, खाना जो है वो बढ़िया है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी हम इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे न, तो लोग उसका जो है अपोज ज़्यादा करेंगे। बरसों पहले की मैं बात करूँ कि ये रोपवे की जो सिस्टम है, रोपवे का भी अपोज किया था, और अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि रोपवे के अंदर बैठने के लिए अंदर से ऐसा लगता है नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, तो मुझे रोपवे में बैठने का नहीं है। और अभी क्या है कि स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, माउंट इटली से 1 एरिया से अंदर हाइट पे जाने का उन इन बिटवीन जो है रोपवे, तो वो बढ़िया है। तो कहने का मतलब हमारा जो ख्याल जो है वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ जो पर्सनल सेफ्टी जो है
कि ज़्यादा है, वहाँ पानी पीने का बराबर होगा और किस तरह से हमको बिहेवियर करने का है वो भी वहाँ सीखने के लिए मिलता है। वो सीखने के लिए भी हम जाते हैं और इंडिया में फिर जब वापस आते हैं थोड़ा टाइम चलता है कि जब भाई हम घूम के आए फॉरेन तो ऐसा ऐसा करेंगे, बाद में 1-2 महीने के बाद वो फिर ऐसा ही करेंगे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारी थी उसमें हम लगे रहेंगे। जब फॉरेन से इधर आते हैं तो पहले वो सोचते हैं कि इधर आने का मना क्यों कर दे कि भाई पर्सनल सेफ्टी यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी तो बराबर है, लेकिन पीने का पानी, खाने का कैसा रहेगा, ये एयर पोल्यूशन, वो ये लोग सब देखते हैं। और कल्चर एक्टिविटी जो है, सिविलाइजेशन, वो भी वो लोग देखेंगे। और ये गोवा और राजस्थान की मैं बात करता हूँ, फॉरेन से जब आते हैं तो ये उन लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस रहता है कि घूमने के लिए, लेकिन चीटिंग भी वहाँ उतना ही होता है गोवा और राजस्थान के अंदर। तो लोकल पब्लिक जो है दे आर चार्जिंग डबल और ट्रिपल रेट ऑन द एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स। Indian tourism is lagging somewhere. Yes. What are the key points जिसकी वजह से इंडियन टूरिज्म बहुत कम है? एक तो क्या है कि हमारा मेंटालिटी जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए कि हमको बाहर की दुनिया एक तो देखने का है। हमारा लोकल जो है ये गुजरात का एरिया जो है तो इधर बहुत हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर आई थिंक वो चित्ता आया है बराबर, तो चित्ता का आजू बाजू वाला जो एरिया है ना वो लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन कोई मेरे हिसाब से कोई गुजरात से स्पेशल मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र वाले स्पेशल नहीं जाएंगे। कच्छ का जो ये रण है बराबर, तो वहाँ तो अट्रैक्शन है वहाँ जाने के लिए, लेकिन कौन जाएगा वहाँ? महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले नहीं जाएंगे, लोकल हम। तो कहने का मतलब हमारी जो कैटेगरी है वो डिफाइन करना चाहिए। कैटेगरी 1 तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक तो टूरिज़्म एक्टिविटी होनी चाहिए, बाद में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एंड 4th इज़ इंट्रेंस लेवल की कोई एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए जो फॉरेन से टूरिस्टों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉरेन से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताजमहल है बराबर, हरिद्वार के आजू बाजू वाला मसूरी ये जो एरिया जो है वहाँ उसको भी हम डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा अभी कर सकते हैं। और कश्मीर जो पहले था अभी थोड़ा स्टार्ट हो गया, बीच में करीबन 23-30 ईयर्स वो बंद हो गया था टूरिज़्म एक्टिविटी। और टूरिज़्म एक्टिविटी नहीं होने की वजह से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और वहाँ कितनी बेकारी आ गई थी बिजनेसमैनों की भी, तो वो भी सोचना चाहिए और उनको बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म को कुछ न कुछ तरह से आगे ले जाना चाहिए। Sir, what is the motto of Tourism Day? Motto of this today's World Tourism Day is rethinking tourism, यानी कि फिर से निकल पड़ो और दुनिया देखो और बढ़ावा दे दो। ये टूर ऑपरेटर हो और टूरिज़्म के साथ एसोसिएट जो कुछ एक्टिविटी है उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। सर, एज अ टूरिस्ट एक्सपर्ट और आज टूरिज़्म डे भी है, तो आप थोड़ा इम्पोर्टेंस बताइए कि टूरिज़्म इम्पोर्टेंट क्यों है? जब पैसा आता है ना तो लोग निकल पड़ते हैं, चलो कुछ ना कुछ देखने के लिए। और हमारा जो माइंड सेट हुआ है ये दुनिया जो बाहर की दुनिया देखने का माइंड सेट है, तो लोग कहाँ घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं ज़्यादा, तो नेपाल जाएंगे, दुबई जाएंगे, सिंगापुर, हांगकांग के आजू बाजू इंडोनेशिया वहाँ जाएंगे। और ज़्यादा पैसा है तो यूरोप की ट्रिप, लंदन की ट्रिप करते हैं, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी है, ये मेजोरिटी है। लेकिन ये अभी तो क्या है, स्विट्ज़रलैंड भी एक क्रेज़ हो गया हमारा, चलो स्विट्ज़रलैंड तो देखना चाहिए, वहाँ आइस बर्फ़ क्या चीज़ है क्या बराबर। तो वहाँ किस तरह से घूमने का, किस तरह से वहाँ जाते हैं तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने का वो भी इम्पोर्टेंट, किस तरह से ग्लास पहनने का, गोगल्स जो है किस तरह से पहनने का, शूज़ कौन सा पहनने का, ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमको वो ट्रिप कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉरेन सिटीज़ और प्लेसेस पे अपना टूरिज़्म किया है, तो उसके बारे में या उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताइए।
ऐसे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन ये टूर ऑपरेटर जो है जब अरेंज करते हैं तो उन लोगों की डेली जो इटरनरी जो एक दिन की रूपरेखा जो रहती है, वो रूपरेखा हमको एडवांस में जो बताते हैं वैसी रूपरेखा इटरनरी वहाँ ऐसी नहीं रहती है। तो जब घूमने के लिए जाते हैं तो हम जब पेरिस गए तो पेरिस के अंदर हमने लीडो शो देखने के लिए गए। तो लीडो शो कंप्लीट होने के बाद होटल में आए तो अर्ली इन द मॉर्निंग 2:30 को हम आए और टूर मैनेजर ने बोल दिया कि 5 o'clock वेकअप, 6 बजे ब्रेकफास्ट और बाद में 7 और 7 इन बिटवीन 7 to 8 वो निकल जाने का ट्रिप के लिए। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी, क्योंकि यंगस्टर तो बराबर यंगस्टर को भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिसके पास छोटा छोटा बच्चा है और एजेड पर्सन है, हाउ दे विल मैनेज, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हमको बहुत बैड एक्सपीरियंस हो गया, हमको वो एफिल टावर देखने के लिए नहीं मिला। और दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि जहाँ रिपेयरिंग जॉब चल रही है, जो प्लेस है रिपेयरिंग जॉब चल रही है, इधर बिल्डिंग और म्यूज़ियम XYZ, और इधर वो अपना म्यूज़ियम कोई भी है, जू, वो भी बाय वन और अनदर रीज़न बंद किया है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर 1 week, फॉर 10 days और 15 days। लेकिन वो टूर ऑपरेटर के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर टूरिस्ट पॉइंट जो है इस वजह से अभी बंद है, तो वहाँ जाने का नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल गो टू सम अनदर प्लेस। वो ऐसा बताएंगे नहीं, ले जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये जो प्लेस है अभी बंद है, चलो निकलो आगे जाते हैं। तो बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हुआ है हमको। और थर्ड कि ये टूर ऑपरेटर जो है तो जब ये रूम्स अलॉट करते हैं तो उसी टाइम भी बहुत परफेक्ट अलॉटमेंट नहीं होता है, और वहाँ लिफ्ट है कि नहीं वो भी हमको बैड एक्सपीरियंस हो गया। नेपाल हम गए तो 3rd फ्लोर के ऊपर हमको मिला रूम मिला, तो वहाँ लिफ्ट फैसिलिटी नहीं थी। तो सीनियर सिटीज़न जो है मोर देन 60 years, हाउ दे विल टेक देयर बैग ऑफ 30 किलो, क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर भी वो लोग तो कुछ नहीं बताते। इधर से टूर ऑपरेटर के पास जो इन्फॉर्मेशन है, ही विल नॉट प्रोवाइड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द टूर मैनेजर। हमको बोला कि भाई ये नेपाल में ये दिखाने का नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है कि दिखाने का। हमने बोला हमारे पास ये जो है लिस्ट, उसके हिसाब से तो जाना पड़ेगा। तो हमने स्ट्राइक किया और हम वहाँ गए, देखने के लिए पॉइंट मिला। दूसरा एक चीज़ है, सिर्फ नेपाल की ज़्यादा बात करता हूँ तो वहाँ मार्केट जो है नॉर्मली सैटरडे को बंद रहता है, और हमको जो अरेंज, हमको तो मालूम नहीं था इधर से, तो हम जब इधर से गए तो नेपाल के अंदर चलो सिटी मार्केट देखने के लिए, तो वहाँ तो पूरा मार्केट बंद था, तो वापस आना पड़ा। तो फॉर दैट पर्पज़ वही बस जो है, तो वही बस सिटी में जाने का, वही बस से आने का, तो दे चार्ज सम अमाउंट ऑन अस, हमारे ऊपर चार्ज कर दिया। हमने बोला वो तो उसके अंदर ये लोकेशन ठहरने के लिए आप XYZ प्लेस पे रखो, लेकिन सिटी में आने का तो आपको ही इंकर्ड करना पड़ेगा। हमने पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा दिया था वो पैसा हमने सबको वापस दिलवाया। तो कहने के मतलब टूर ऑपरेटर पहले जो हम बुकिंग कराने के लिए जाते हैं तो मीठी मीठी स्वीट लैंग्वेज में बात करेंगे, तो लेकिन हमको बहुत सोचने क्या उसी टाइम पे वो जगलरी वो लोग कहाँ करते हैं। सर कोई एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों के लिए देना चाहेंगे? मैं ऐसा बताता हूँ कि जो प्लेस के लिए आप जाने वाले हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जो लोग जाके आए हैं, देन गूगल पे सर्च करो और वो डेटा आपके माइंड पे रखो, तो बाद में पता चलेगा कौन सी प्लेस देखने का है बरा। तो वो बरा। और दूसरा स्विट्ज़रलैंड जैसी जो एरिया है हाइट ऊपर जाने का आइस के ऊपर, तो शूज़ कौन से वो हम चमड़े का शूज़ नहीं पहन सकते बरा, तो स्लोप में नीचे गिर जाएंगे, 5-10,000 फीट के नीचे आप चले जाएंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से गूगल्स लेने का, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए। और हाइट के ऊपर जाते हैं ना
तो ये अपना जे श्वास लेने की प्रक्रिया जो है बराबर, तो उसमें भी रुकावट बहुत आ जाती है। तो इस तरह से वो अजमा की पोटली जो है, लविंग, ये सब उसमें अंदर रखने का, ये सब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन किसके पास से लेने का। बाकी आप गए वहाँ तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि टूरिज़्म वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एकदम आप निकल नहीं सकते। किसके पास से इंफॉर्मेशन ले लो और कौन सा टूर ऑपरेटर अच्छा है वो डिसाइड करो। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। वहाँ जो विजिटर है, टूरिस्ट वहाँ जो आते हैं, उसमें मेजॉरिटी जो है अभी हमारे नेशनल टूरिस्ट है सिर्फ, लेकिन फॉरेन से जो आते हैं उसमें से जो कौन कौन से है, तो उनका जो बाइफरकेशन हमको करने का है। तो मैं बता दूँ, इधर से जो लोग फॉरेन गए और वहाँ से वापस और वहाँ का सिटीज़नशिप लिया है, और जब वो लोग वापस इंडिया आते, वही सिर्फ उन लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन रहता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, क्योंकि वहाँ आजू बाजू नियर बाय जो है अट्रैक्शन ज़्यादा जमा हुआ है, बनाया हुआ है। तो वहाँ भी इंटरेस्ट रहता है, चलो 2 दिन वहाँ रुकेंगे और वहाँ देखेंगे। लेकिन जो बॉर्न एंड बॉटअप जो है फॉरेनर, बराबर, जिसका बर्थ वहाँ हुआ है, वो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हमारा के जो इंटरनेशनल लेवल का जो कई टूरिज़्म प्लेस है इंडिया के, वहाँ आने वाला टूरिस्ट जो है फॉरेनर, तो वो सिर्फ अबाउट 5% मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा उतना लगाव नहीं रहता है। और अभी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अट्रैक्शन रहेंगे। और ये जो भुज के पास जो रतनपुर करके गांव है, वहाँ सिद्धि लोग हैं, तो सिद्धि लोग बहुत बढ़िया वो सिद्धि डांस करते हैं। तो ऐसा कुछ कल्चर प्रोग्राम वहाँ कुछ डेवलप करेंगे। कभी कभी इधर से गरबा की टीम जो है वो वहाँ भेजेंगे, अलग डिफरेंट स्टेट से उनका खुद का जो है वो कल्चर प्रोग्राम वहाँ भेजेंगे। समझोगे राजस्थान वाले राजस्थानी डांस वहाँ करेंगे, पंजाब वाले पंजाबी भांगड़ा करेंगे, तो कुछ माहौल कुछ अलग बनेगा और देखने का मन अच्छा रहेगा। सर, यूएस में वीज़ा का वेटिंग पोजीशन कैसा है, अगर उधर टूरिज़्म या उधर टूरिस्ट के लिए हमें जाना हो तो? अभी जिसके पास पासपोर्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, लेकिन अभी जो चल रहा है वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का है, तो बहुत सोचना पड़ेगा कब हमारे पास वेटिंग की अपॉइंटमेंट आएगी और कब हमारा ये वीज़ा हमको मिलेगा। उसके वेटिंग पीरियड के बाद भी 2-3 महीना तो मिनिमम हमको समझ लेने का, उसके बाद हम जा सकते हैं वहाँ यूएसए। तो ये थी कॉन्वर्सेशन शरद दवे के साथ, जिन्होंने बताया कि वाई टूरिज्म इन इम्पॉर्टेंट एंड हमें टूरिज्म क्यों करना चाहिए। तमाम ऐसे शोज के लिए और ऐसी टॉक्स के लिए देखते रहिए B1 न्यूज़। कैमरामैन गिरीश रोहित के साथ मैं श्रुति पांडे, B1 न्यूज़ बड़ौदा।